लास्ट क्लास में मैंने कूलम्स लॉ कराया था और कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कराई थी। बेटा कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आ सकते हैं वो देखो आप सामने देखो स्क्रीन पर। अगर आप देखो बोर्ड पे देखो बेटे, तो बोर्ड पे क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज है उस पे -q1। वो एक चार्ज q2 के अलोंग सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। आपको बताना है कि जो पार्टिकल है जिसका चार्ज -q1 है, उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है q2 के अराउंड वो इतना है। t इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr³ डिवाइडेड बाय q1 q2। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं बेटा। क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उस पर चार्ज -q1 है। अब ये जो चार्ज है वो q2 के अलोंग एक सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस r है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। आपको प्रूव करना है कि जो इसका टाइम पीरियड है वो है 6 अंडर रूट में 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr³ डिवाइडेड बाय q1 q2। बट अगर आप देखो यहाँ पे, अगर हम इस क्वेश्चन को समझे तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। अगर हम इस क्वेश्चन को समझे तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो q2 है, लेट सपोज q2 जो है वो एक सर्कुलर पाथ, इस तरीके से हमारा एक सर्कुलर पाथ है। लेट सपोज हमारा एक सर्कुलर पाथ है ये, और ये जो q2 है वो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पर, और जो q1 है यहां पर, जिस पर चार्ज कितना नेगेटिव चार्ज है, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कितना r। लेट सपोज ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर आप देखो बेटे, ये जो q1 है इस पर जो नेगेटिव चार्ज है और q2 पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप देखो तो q2 की वजह से q1 पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स। वो किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर आप देखो बेटे, तो q1 को रिवॉल्व करने के लिए, q1 को रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होगी सर्कुलर पाथ पे, जिस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर आप देखो यहां पे, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस किस के बीच में, q2 और q1 के बीच में। अगर ये q1 यहां पर आता है तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर इस पॉइंट पे होता मान लीजिए q1, तब भी अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या करेगी, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है q1 और q2 के बीच में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन -q1 एंड q2 will provide centripetal force। तो यहां पे क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r के बराबर कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने क्या करा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया। अब देखो बेटा, मैं सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा। देखो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता हूं। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं फोर्स की। देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया भी था, वो था k q1 q2/r², k q1 q2/r²। तो यहां पे अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा k, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r²। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को, मान लीजिए इस फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करके लिखते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2
बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। बेटा अगर आप देखो आर से आर कैंसिल आउट होता है, यहां से अगर मैं यहां पे कर रहा हूं बेटा सॉल्व, अगर मैं v स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो v स्क्वायर मेरा जो आएगा वो कितना आएगा, q1 q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इनटू में r। अब अगर आप देखो बेटे हमारे पास एक रिलेशन होता है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमारे पास एक रिलेशन होता है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आप इस वैल्यू को पुट करो तो आर ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इनटू में r। यहां से आपने नोट कर लिया होगा बेटे। अगर आप देखो किस तरीके से आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में mr। ये डिवाइड में चला जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू q1 q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब। ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाय t होता है, तो इस वैल्यू को यहां पे हम पुट करें, इस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू q1 q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब। तो अगर हम यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो अगर नोट आपने कर लो, पहले कर लो यहां तक आप नोट। तो यहां से अगर मैं टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय q1 q2 और t इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय q1 q2। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना है। इजी था, कोशिश ट्राई करो बेटे किस तरीके से करते हैं। यहां पे बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q1 और Q2 के बीच में वो आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है Q1 और Q2 के बीच में वो आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी, जिसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करोगे। नोट करो। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से, कुछ और क्वेश्चंस हैं, फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास दो चार्ज है। मैं एसएल अरोड़ा से, यहाँ पे एसएल से मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको क्लास में। देखो बेटा किस तरीके से है क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देख लेना। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस 4e प्लस में एंड e आर प्लेस्ड a distance apart, where should a
थर्ड पॉइंट चार्ज Q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium. क्वेश्चन है बेटा आपके पास, दो पॉइंट चार्ज हैं, एक है 4e और एक है e। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हमें गिवन है a। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हमें कितना गिवन है a। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों चार्जेस के बीच में हम कहां पर एक तीसरे चार्ज Q को रखें कि वो जो है चार्ज इक्विलिब्रियम पे हो। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स कितनी है उस पे 0। थोड़ा लोग किस तरीके से करते हैं बेटा, धारणा इक्विलिब्रियम का मींस नेट फोर्स कितनी है उस चार्ज पर 0। तो देखो किस तरीके से करते हैं। मान लो आपने इस चार्ज को इस पॉइंट पे रखा, C पॉइंट पे। लेट सपोज आपने इस चार्ज को Q जो चार्ज था उसको आपने C पॉइंट पे रखा। अगर Q चार्ज का डिस्टेंस 4e से x है तो इससे कितना हो जाएगा a माइनस एक्स। अगर Q चार्ज का डिस्टेंस 4e से x है तो C से कितना हो जाएगा इसका, सॉरी E से a माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, C पर निकालेंगे नेट फोर्स। देखो किस तरीके से। सबसे पहले मैं लिखता हूं FCA, दैट इज फोर्स ऑन C ड्यू टू A। फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं उस चार्ज को मूव कराएंगे किसके पास, जिसकी वजह से हम निकाल रहे हैं। इसको इसके पास लेके जाएंगे, रिपेल करके किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ। तो डायरेक्शन हो जाएगी राइट की तरफ। सिमिलरली मैं कैलकुलेट करता हूं FCB, दैट इज फोर्स ऑन C ड्यू टू B। फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर आप देखो ये इसके पास ले Q को E के पास लेके जाएंगे, पॉजिटिव रिपेल करके लेफ्ट की तरफ जाएगा। ये डायरेक्शन हो जाएगी बेटा लेफ्ट। तो अगर आप देखो बेटे तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। यहां पे देखो अगर आप देखो बेटे, क्योंकि दोनों फोर्सेस, एक फोर्स जो है वो राइट की तरफ है, FCA राइट की तरफ है C पॉइंट पे, एक फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ है। और हम सबने पढ़ा बेटा वेक्टर फॉर्म में या वेक्टर में जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं नेट फोर्स क्या होती है, माइनस। तो इस वाले फोर्स में क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो FCA में से हम FCB माइनस करेंगे, नेट कितना आएगा 0। क्वेश्चन में बोला इक्विलिब्रियम में। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो किस तरीके से। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। अब ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो FCA बराबर किसके है, FCB के। तो देखो यहां पे तो K Q इंटू में 4E अपॉन में x स्क्वायर, K Q इंटू में E अपॉन में a माइनस एक्स का स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, E से E कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इधर का स्क्वायर बाहर के रूट में जाएगा तो x अपॉन में a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2a माइनस 2x, 3x इज इक्वल टू 2a। तो x जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 2a/3 फ्रॉम 4e। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा
2a/3 फ्रॉम 4e। कीजिए नोट। अब जो हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है वो सुनो। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ोगे तो बहुत इजी रहेगा। सुनो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है अगर एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं और हम किसी भी एक चार्ज को सेलेक्ट करके उस चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस चार्ज पर पहले हम इंडिविजुअल फोर्सेस निकालेंगे बाकी के सभी चार्जेस की वजह से, और उन फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे जिसकी वजह से हमें टोटल फोर्स ऑब्टेन हो जाएगी। दोबारा बोल रहा हूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है बेटा अगर एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है और हमें किसी भी एक चार्ज पर बाकी के सभी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालनी है या टोटल फोर्स निकालनी है आप कह सकते हो, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल फोर्सेस निकालेंगे और उन फोर्सेस का कर देंगे वेक्टर सम। ये कहता है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहां पे लिख रहा हूं बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल force on a given charge, the total force on a given charge due to all the charges present in the system is equal to वेक्टर सम। किसके बराबर बेटा? वेक्टर सम के। वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू all the charges on the given charge present in the system। ये कहता है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है और किसी भी एक चार्ज पर बाकी के सभी चार्जेस की वजह से हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा, तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअल फोर्सेस निकालनी पड़ेगी। उसके बाद उन सभी फोर्सेस का आप वेक्टर सम करोगे, वेक्टर एडिशन करोगे, जिसकी वजह से आपको टोटल फोर्स मिलेगी। करो नोट। अब देखो बेटा मैं इसका किस तरीके से डेरिवेशन करके दिखाता हूं आपको।
देखो बेटा सुनो, अब मैं किस तरीके से सुनो, मान लो आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर इस तरीके से हम लेके चल रही है एक्स और ये वाई है हमारा। हमने सिस्टम के अंदर चार चार्ज लिए Q1, Q2, Q3 और Q4। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 और Q4 का पोजीशन वेक्टर कितना R4। अब हम क्या करेंगे, Q1 पर फोर्स निकालेंगे, बाकी के सभी चार्जेस की वजह से हमें Q1 पर नेट फोर्स निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पहले इंडिविजुअल फोर्स निकालनी पड़ेगी, Q1 पर Q2 की वजह से, Q1 पर Q3 की वजह से, Q1 पर Q4 की वजह से, और हम क्या करेंगे फाइनली इनका वेक्टर सम कर देंगे। जैसे देखो हम लिखते हैं सबसे पहले F12 दैट इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स का फॉर्मूला कितना बेटा, K Q1 Q2 बाय 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस, तो हम लिख देते हैं R12 का स्क्वायर। बेटा आप डिस्टेंस को ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम देखें डायरेक्शन, हम Q1 पर फोर्स निकाल रहे हैं Q2 की वजह से, तो Q1 को Q2 के पास लेके जाओगे, ये पॉजिटिव पहले करके लेफ्ट की तरफ जाएगा। हम यहाँ पे R21 लिख देते हैं, R21 हमारा है पोजीशन, यहाँ पे यूनिट वेक्टर R21 जो है वो हमारा है यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन शो कर रहा है। सिमिलरली हम निकालते बेटा F13 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, ये हो जाएगा K Q1 Q3 बाय R13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 31 क्या यूनिट वेक्टर, Q1 को Q3 के पास ले जाएंगे, रिपेल करके लेफ्ट की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा 3 से 1 की तरफ। इसी तरीके से हम करेंगे F14, तो K Q1 Q4 बाय R14 का स्क्वायर 41 कैप, Q1 को Q4 के पास रिपेल करके 4 से 1 की तरफ जाएगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो F कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स दैट इज F12 प्लस F13 प्लस F14। वैल्यू पुट करके देखें बेटा, तो F यहां पे F12 K Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर 21 कैप, K Q1 Q3 बाय R13 का स्क्वायर 31 कैप, K Q1 Q4 बाय R14 का स्क्वायर 41 कैप। आप टोटल फोर्स को इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका समीशन फॉर्म लिखना है, आप समीशन फॉर्म में लिख सकते हो। इस तरीके से छोड़ोगे जब भी कोई गलती नहीं है, आप यहां तक इसको जोड़ सकते हो। और डिस्टेंस की बात करें बेटे, तो डिस्टेंस 1 से 2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप वेक्टर एडिशन से कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ट्राइंगल OAB में जिन दो वेक्टर्स का हेड और टेल मैच करता है, तो OA और AB OB के बराबर रखेंगे। AB की वैल्यू OB माइनस OA, OB आपका R2 माइनस R1, ये 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस हो गया। मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल लिखोगे तब भी चल जाएगा। ये मैंने डिस्टेंस निकाल के बता दिया ताकि तुम बता रहे डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं। करो नोट।
कर ले लो। तो देखो बेटा इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर, अगर आप देखोगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर। मैं एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ पहले, देखो किस तरीके से। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर है 1.6। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर है बेटा 1.6। अगर आप देखो एनसीईआरटी के एग्जांपल में क्या बोला है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर है एग्जांपल नंबर 1.6। ये क्या कहता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर, ये तीनों वर्टेक्स जो हैं इस पर चार्ज क्यू प्रेजेंट है, साइड एल है। आपको इसके सेंट्रॉइड पर ओ पर एक चार्ज कैपिटल क्यू प्रेजेंट है, उस सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है तीनों चार्जेस की वजह से। अब देखो बेटा किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, इसको यहां से ज्वाइन कराते हैं, ये आर डिस्टेंस हमने लेट कर लिया। इसको यहां से ज्वाइन कराते हैं, ये आर डिस्टेंस हो गया। इसको यहां से ज्वाइन कराते हैं, ये भी कितना देगा, आर डिस्टेंस हो जाएगा आपका। अब इस डिस्टेंस को आर को किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर हम यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर डालेंगे, लेट्स सपोज ये डी पॉइंट है, ये इसका मीडियन हो जाएगा। ये क्या करेगा, इस पूरी लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, l/2 और l/2 में। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको कैलकुलेट कर देखो किस तरीके से। ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना 60 डिग्री, ये बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो ट्रायंगल ODB में अगर मैं cos 30 लगाऊं, cos 30 cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो l/2 डिवाइडेड बाय r, क्योंकि r हमें कैलकुलेट करना है, तो l/2 डिवाइडेड बाय cos 30। और cos 30 कितना होता है बेटा हमारा, √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो r की वैल्यू कितनी आती है, l/√3। अब डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करें बेटा, क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है, आप इसको r डिस्टेंस भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो, और अगर आप कैलकुलेट कर दो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखो हम किस तरीके से निकालते हैं। मैं लिखता हूं सबसे पहले FOA, इसको हम F1 से डिनोट कर रहे हैं, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। फोर्स का फॉर्मूला K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, दैट इज l/√3 का स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करें तो Q पर फोर्स निकाल रहे हैं स्मॉल q की वजह से, इसको इसके पास लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव रिपेल करके किस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में, अलोंग BO, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं लिखता हूं बेटा F2, दैट इज FOB, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, सेम मैग्नीट्यूड Q बाय l/√3 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन इसको, सॉरी यहां पे मैं लिखता हूं C, ये हो गया। यहां पे हम इसको B कर देते हैं बेटा, यहां पे इसको हम कर देते हैं C। तो O पर C की वजह से निकाल, रिपेल करके इस तरफ जाएगा, अलोंग CO। सिमिलरली अब आप ये इस तरफ चला जाएगा बेटे F2। अब हम निकालेंगे बेटे O पर A की वजह से फोर्स, तो हम लिखेंगे F3 हमारा, दैट इज फोर्स ऑन O ड्यू टू A। सेम मैग्नीट्यूड Q बाय l/√3 का स्क्वायर। O को A के पास लेंगे, रिपेल करके डाउन हो जाएगा, अलोंग AO। तो अगर आप देखो बेटे, तो हमने तीनों फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए। अब हम इनका करेंगे वेक्टर सम। देखो वेक्टर सम किस तरीके से करते हैं, फिगर नोट जल्दी से नोट करो बेटे इतना पहले। तो देखो बेटा किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूं।
इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी अप्लाई कर रहे हैं। देखो बेटे किस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जो तीन फोर्सेस हैं, एक है F3, एक है F1 और एक है F2। अब देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम देखो एक ही पॉइंट से, O पॉइंट से तीन फोर्स निकल रहे हैं, उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। पहले हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट से दो फोर्स निकल रही है, कोई इनिशियल वेक्टर है, तो इनका जो डायगोनल होगा वो पैरेललोग्राम का ड्रॉ कर दे बेटा, इनका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, रिजल्ट, और ये जो एंगल होगा आपका कितना होगा 120 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट देखो किस तरीके से निकालते हैं। तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम लेट कर लेते हैं कि f1 का मैग्नीट्यूड, f2 का मैग्नीट्यूड और f3 का मैग्नीट्यूड हमने लेट कितना कर लिया, f लेट कर लिया। तो f1 और f2 का हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab सेम है f स्क्वायर cos 120 डिग्री। cos 120 बटा माइनस 1/2 होता है। f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो गया, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, ये आपके पास आ जाएगा 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर अंडर रूट में f स्क्वायर विच इज इक्वल टू f। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वर्ड अपवर्ड अलोंग OA, अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगी। तो अगर आप देखो बेटे तो नेट फोर्स अगर हम निकालें, तो अगर हम नेट फोर्स निकालते हैं, अगर हम नेट फोर्स निकालें, टोटल फोर्स ऑन O, तो F टोटल, एक तो रिजल्टेंट फोर्स और अपोजिट में कितना है F3। रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है, F के, और F3 भी किसके बराबर है, F के। अपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्टेंट कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से हम टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.6, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्राई कर सकते हो। और कुछ ये क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हो, डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ए पॉइंट पर नेट फोर्स निकालनी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्वेश्चन है। फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू, ये ट्राई कर रहा हूं। फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू। नेक्स्ट वाले वीडियो में इंडक्शन, कंडक्शन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और चार्ज डेंसिटी विद न्यूमेरिकल्स, ये हम कंप्लीट करेंगे। इंडक्शन, कंडक्शन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और चार्ज डेंसिटी। बेटा जितने टॉपिक करा दिया, हालांकि थोड़ी टॉपिक कराएंगे, लेकिन कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल पूरा करने की, और सिलेबस पूरा आएगा, कोई सिलेबस नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना है आपको। सिलेबस पूरा आएगा, कोई सिलेबस में कटिंग डिडक्शन नहीं है, सिलेबस में थ्योरी के पार्ट में कोई डिडक्शन नहीं है, ध्यान रखना। थैंक यू।